अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन मज तुहद वह पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो आज रोज बह तुहज मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद यही तुम सारी ऐसो बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थविन सारनी हमेश बसेहतो सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूँकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वी सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत बात करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जानान। अजकिस यथ प्रोग्रामस मज करो पन्निस मेहमानस निश जानच कोशिश जे कम कॉमनली तिम प्रोसीजर रोजान यम जन लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से हेकान करित अमिक बेनिफिट्स क्या रोजान। सारनी कथन कड़ो फुट पन्निस खास एक्सपर्टस सने गेस्ट एक्सपर्ट मोहतरमा डॉक्टर सईद किब्तिया खुर्शीद साहिबा यम जन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी स्किम्स मेडिकल कॉलेज बिमना श्रीनगर मज। नाजरीन बिफोर कत बात सिलसिल करो शुरू तह पोच यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहंदन फोन कॉलन हुंद इंतजार रोजान वह ये यह गुजारिश ये तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो अजकिसी मौजूस पे बोलिए नाजरीन इस्तकबाल करो मोहतरमा डॉक्टर सईद किब्तिया साहिबास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सठा सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज शुक्रिया डॉक्टर साहिबा शुरुआत से मज करो तह निश जानच कोशिश लेप्रोस्कोपिक टेक्निक्स क्या रोजान कम सर्जरी यम जन अम टेक्निक थ्रू हेकान कर। लुबना जी बह ये वन कि आजकल सो कह प्रोसीजर युस न लेप्रोस्कोपिकली हेकान परफॉर्म कर वन गो स्टेटस मज वनकस तो ये तीटा ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर्स हेकान गच्छित पॉसिबल कह लेप्रोस्कोपिकली बट मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स यम सर्जिकल प्रोसीजर्स आम तौर बेमार मुब्तला गसान डिजीजन मज तिम हेकोक आराम सान सर्जिकली लेप्रोस्कोपिकली अंजाम दित तो यह लेटेस्ट वनकस टेक्निक यम सन अमिक फ़ायदे लुकन तो बे सर्जनन तो बेह वनकस गोल्ड वनकस हर कह प्रोसीजर करने लेप्रोस्कोपिकली वन मगर अम खतर गछ आसुन प्रॉपर सेटअप बे गछ आसुन जदीद आलाइक मशीन बे इंस्ट्रूमेंट्स यमो सत हेकान अंजाम दित। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब तह करो यह जानच कोशिश क्या यह प्रोसीजर रोजान अगर वो यह ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी नश आसान तथ नश अगर यह कंपेयर करो क्या यह सर्जरी रोजान क्या बेनिफिट अमिक रोजान। एक्चुअली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अत गोड वनान कशिर पे बटन होल सर्जरी यह सर्जरी यथ मज लकट लकट गद कर पेशेंट सदिस यस डिजीज ऑर्गन तम हिसाब कत तकलीफ इंसानस अगर यड़ मज तेल एब्डोमिनस मज यड़ मज लकट लकट सुराख कर तो तिमो सुराखों मज गैस यथ वन कार्बन डाइऑक्साइड सह यमो इंस्ट्रूमेंटो सत खास तथ वन वेरीस नीडल तम सह गैस एब्डोमिनस मज अंदर यड़ मज जाय तथ मज इन्फ्लेट करान तथ मज सह गैस बरान तो तम किन तम सकान अंदर पूर अंदर यड़ मज यम ऑर्गन्स तिमन हेकान डायरेक्टली वुचित क्या मैग्निफाइड इमेज इथ मैग्निफाइंग ग्लास अगर कह लकुट चीज यूजुअली हेकान तथ मैग्निफाइंग ग्लास लगित तम सह ज़्यादा साफ बोजन तो इथे कन अत लेप्रोस्कोपी मज मैग्निफाइड जन हाई रेजोल्यूशन इमेज यम कह ते ऑर्गन हेकोन असल पे वुचित तो युस तमुक तथ मज ये डिजीज सो हेको तम ठीक करित तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यम अत खतर जदीद इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स कह अत मज यह एडवांटेज कि अत मज यम तन यह कॉस्मेटिकली मतलब इंसानस कह निशान रोजान यड़ पे कह लकट लकट गद कर
previously use gone asa open surgery that is divan is yard pet agar yard mas ka problem asya chahe su parandram asya ya tilpetis asan kaine vaine timan is hekan karit kam timan is sud tach is wanan medical terminology mas scalpel so cha sa blade ahu shraka hi asan tam sit is I'm you see as yard yod ch tam ta various layers is statan tam kine is watan pat tat jai chahe so appendix asya ya be ka cheez asya magar yat man shu ak cheez asan ki yat man shuna tuta board khash pewan dun ki yat man shi lakit 5 mm ish asan man to 1 centimeter khot lakit good chase karan timo through chase at yard man ak gas baran yem sit yard chu phulan to pat is varia instruments karan is वारिया माने औजार त्रावा आत्मस तो तिमो सुचे हकान इस पत ये चाहे गॉल ब्लैडर आस तिल प्योता आसे या पार अंदरम आसे सो हकान छे इस कडित जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये जन ऐसे लेप्रोस्कोपिक टेक्निक है इज इट लाइक कि ये हम सिर्फ सर्जरी में यूज करते हैं और it is also used for diagnosis because we have seen कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू अभी डायग्नोसिस भी होते हैं कई सारी लेप्रोस्कोपी जो भी प्रोसीजर है इसमें दोनों आते हैं ये कुछ डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए भी काम आता है और कुछ डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए भी मतलब एमसी हकान इस का अगर इस आम तौर से इस हकान अगर का कैंसर बेमार आसान तो तमिस इस करान अन आसान पता क्या अंदर कोता डिजीज फैलेमज ये दोद कत कत वस्तखानस फैलेमुत कोता एम इन्वॉल्व कोर्मुत सह हकान एम लेप्रोस्कोपिकली वचित तमिक मतलब गो यह डायग्नोस करान या कंस आसान जाय आसान कंस आसान लिवरस मज सेस या बे कुन जाय सेस सह हकान अम थ्रू तमिच बायोप्सी नित तो सह डायग्नोस्टिक तम सह डायग्नोसिस मिलान इन बेमारन हुन तो इथे कन चीज़ लाइक गायनी मज चीज़ अगर कंस मैरिड जनान हेकान बच्चे कंसीव गसित के आम तौर तिमन वन कि तुम हसा ट्यूब गमित ब्लॉक तो सह कुसमुक तथ वन हिस्ट्रोस्कोपिक तो मगर सह मॉडिफाइड टेक्निक लेप्रोस्कोपी तो तम सकान डायग्नोस कर कि अमिस दोनवे ट्यूब अपर पूर पेटेंट अत मा कह ब्लॉक तो यम सम एग्जाम्पल्स कि यम जन डायग्नोस हेकान कर पत गई ट्रीटमेंटस मज तो ये मे तुम वोन कि वारिया डिजीज वन यमन खतर लेप्रोस्कोपी प्रेफर करना ओपन सर्जरी बनेमस वन तम खतर ऑब्सलीट प्रोसीजर लाइक युस वनकस तिल पेटिस मज कन तमुक आज दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड ये मान कि लेप्रोस्कोपी तमुक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो वन वेरी मे बासान यथ कशीर मज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हर कुन जाय लेप्रोस्कोपिक फैसिलिटी गवर्नमेंटन थमज अवेलेबल बे अत मज ट्रेनिंग करने वारिया सर्जन्स गसान तिम हेकान ये ट्रेनिंग करित नेब्र ट्रेनिंग करित तिम हेकान कौमस अमुक फ़ायदे वातनवित जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये शुरुआत मज फरमो वनकस वुचान मैक्सिमम तकलीफ प्रेफरेंस रोजान लेप्रोस्कोपिक टेक्निक थ्रू करो तम ट्रीट कम तम तकलीफ जन वनकन वारिया ज़्यादा कॉमन और यमिक आउटकम जन वारिया ज़्यादा असल रोजमुत ये जन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थ्रू सह तकलीफ आमुत ट्रीट कर मे वोन गोड़े कि यह तिलपेटिट स्टोन डिजीज तिलपेटिस कन वनकस ये सारवी खुद असल तो प्रेफर्ड वनकस तम खतर लेप्रोस्कोपी कर ओपन सर्जरी वनकस करान लुकन तजवीज़ कि तिम करें ओपन सर क्या वन ऑल ओवर द वर्ल्ड गोमुत ये अमुक ट्रीटमेंट चेंज अम मजीद कुन सात कंस इंसानस गसान पर अंदरम वन हेकान सह पर अंदरम तम लेप्रोस्कोपिकली सह कड़ित ठीक वारिया मे बासान कह वन कह तुथ तकलीफ युस न लेप्रोस्कोपिकली हेको ट्रीट करित बे वुचमुत कि वारिया कम यम कंडीशन यथ मज वन त ओपन सर्जरी प्रेफर करान नत मोस्टली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वन बनेमस गोल्ड स्टैंडर्ड चाहे सह कैंसर कुन
organ sun kah diagnostic procedure ken me won so istan ya therapeutic procedure istan kah ti procedure khatra che आजकल गाइडलाइन यह है कि हर कह चीज गछ ऐसे लैप्रोस्कोपिकली करुन ट्रीट आनस एग्जैक्टली डॉक्टर साहब अगर इवन कुछ तकलीफ खतर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करान बिफोर सर्जरी क्या प्रोसीजर्स या क्या क्राइटेरिया पेशेंट सिलेक्शन या लैप्रोस्कोपी वैसे अत खास कह ज़्यादा तीत्या पेशेंट के यमन हेको करित अत मज कंडीशन टोटल यथ मज लैप्रोस्कोपी हेको न करित तिमो मज नंबर कंस हार्ट या लंग्सस मज ज़्यादा प्रॉब्लम क्या मे वोन गोड़े कि अत लैप्रोस्कोपी मज गैस बरान एब्डोमिनस मज सो गैस एब्जॉर्ब गछान कह हेकान तूता प्रेशर टॉलरेट करित सो तथ वन इनएबिलिटी टू टॉलरेट द न्यूमोपेरिटोनियम सो कंडीशन यथ मज लैप्रोस्कोपी हेकान करित दोयम कंडीशन कंस खुदा रचिन खूनस मज कह प्रॉब्लम तमिस खून गछान क्लॉट कह ब्लीडिंग तमिस रोजान तो तथ कंडीशन मज हेकान करित लैप्रोस्कोपिक कह बेच वन आमुत कि प्रेगनेंसी मज हेकान करित क्या तथ मज ऑलरेडी यड़ मज बच सं जाय तो तन तीजा जाय ज्यादा आसान कह यथ मज गैस भरो तो पत हेको सो करित बाकी कह कंडीशन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस बाकी पेशेंट टू पेशेंट डिफर करान कुन सात आसान कंस बेमारस अंदर ट्यूबरकुलोसिस युस ये वारिया कॉमन तम सत अंद्रमन गोमुत पानवन वाट तथ वन एडिशंस तो तथ मज हेकान गैस इन्फ्लेट करित कहें तथ मज रिस्क कि हेको अम सुन अंद्रमन हेकि जख्म लगित तो तथ मज कुन सात करान कोशिश करान लैप्रोस्कोपिकली करनस तो मगर हेकान करित कह बेच कह कंडीशंस कुन सात गोड कोर जन बह वन कॉमन युस करान गॉल ब्लैडर इन सर्जरी तथ मज कुन सात बासान कि हेको न प्रॉपरली अत पूर पट आइडेंटिफाई करित स्ट्रक्चर्स कह तो अम हेको न पूर पट वचित कि तथ मज तिल पेटिस मज कह स्ट्रक्चर्स इन अड़ वाटिन अगर न तम स्ट्रक्चर क्लियरली आय विजिबल तो तम सात हेकान यह कन्वर्ट करित लैप्रोस्कोपी त्रावान तम सात हेकान यह ओपन करित ब्याक कुन सात पेशेंटस अंदर वारिया ज्यादा ब्लीडिंग गछान युस न हेकान लैप्रोस्कोपिकली कंट्रोल करित बेच मे वोन गोड़े कि अत मज मैग्निफाइड इमेज आसान बेस अत मज यह लॉस ऑफ टेक्टाइल क्या इंस्ट्रूमेंट त्रावान अंदर अत सत तरह फिक्र कह सो अतुक सो आसान अत मज सेंस कह तो कह कुन सात तम कंडीशंस आसान यथ मज पेवान करान कन्वर्ट कि लैप्रोस्कोपी स्टार्ट करान लैप्रोस्कोपिक मगर पत हेकान यह कन्वर्ट करित ये कह पेशेंट तमिस वनान कि हसा करो लैप्रोस्कोपिक तमिस हेवान अम खतर त इजाज़त कि हो सकता है अस पे ये सर्जरी त्रावन तो अस पे ओपन सर्जरी करें यह गोडनुक कंसेंटस मज वनान पेशेंटन तो यह सठा इम्पॉर्टेंट क्या कि कुन सात इंसान गसन पेशेंट गसन मेंटली प्रिपेयर्ड कि सठा कोशिश करान युस ते डॉक्टर अत मज माहिर सह 100% कोशिश करान कि बह हसा बह कर यह प्रोसीजर लैप्रोस्कोपिकली कंप्लीट तो मगर कुन सात पॉसिबल गसान वारिया वजूहात तम किन तो इसलिए तिमन कंडीशनन मज हेकान यह कन्वर्ट करित वन यम पेशेंट जन फिट सर्जरी खतर तिमन कम कम टेस्ट करना इत कन नॉर्मल सर्जरी मज टेस्ट करें गोड करान एक्सरे करान क्या अत मज लंग्स इन्वॉल्व बे ECG करान पेशेंटस बेस लाइन यम ते टेस्ट खूनिक टेस्ट करान वुचान अमिस तमाम सेल बराबर खूनस मज तमाम फैक्टर कुन सात कंस इंसानस प्लेटलेट कम तिमन अंदर अगर ब्लीडिंग सो गसान कंट्रोल तो युस ते बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन अत मज खास कह इन्वेस्टिगेशन कह ये ओपन सर्जरी मज इन्वेस्टिगेशन करान ती करान लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मज तो पेशेंट गस आसुन फिट अमिस गस हार्ट ते आसुन ठीक अमिस गस लग्स ते आसन ठीक तो बे गसन किडनीज ते आसन अमिस ठीक बाकी यम सारी नॉर्मल पैरामीटर्स क्या यह
यह छु यिवान करने एनेस्थीसियास अंडर तो अत मज पेशेंटस पेवान मुशुक दिन तम खतर गैस सो आसुन फिट तमिस गैस न काह हार्टच या लंग्स छाति हिंस काह तकलीफ आसुन या बेटी काह किडनी हिंस तकलीफ गैस न आसुन तो तिम गोड़े करान रूल आउट क्या तिमन बेमारन गोड़ अख चेकअप करनावान यम एनेस्थीसिया डॉक्टर छ आसान तिम छ यमन पेशेंटन वुछान तो तिम छ असेस करान यमन कि यम छा फिट अम खतर किन ना। जी बिल्कुल मैम। दो ओपन सर्जरी में हम काफ़ी टाइम देखते थे कि बहुत टाइम लगता था हील होने में, पेशेंट को रिकवर करने में। तो अब अगर हम लेप्रोस्कोपिक थ्रू जो सर्जरी हुई है उसकी बात करें, लाइक इट बीइंग द मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, कितना टाइम लगता है रिकवर होने में एक पेशेंट को? जी इसकी मेन एडवांटेज जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की यही है कि इसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है। जैसा मैंने पहले बोला यिथ में गॉड ते वोन कि अत मज करान लकट लकट गद अत मज अक्सी जाए अगर अस टेप तश पेवान दिन कुन जख्मस सह त्रेन अलग अलग जायन दिन। यस ओपन सर्जरी सपोज सन कड़ो कंस पारंद्रम या अस कड़ो कंस तिलप्यु तमिस 5-6 टेप तो ये कुन जाए 5-6 टेप आस तिमन इन्फेक्शन खतरे तिमन क्या टेप वारिया अत लगान हीलिंग ते टाइम तो क्या यथ मज लेप्रोस्कोपिक अत मज वारिया लकट गड अड़ वन सेंटर एडो क्रिएट करान कि अत मज यूजुअली 2 mm 2 किस्मिक सुराख करान, 5 mm करान ब्याक 10 mm करान तो अड़ वन बिलीव करान कि 5 mm पोर्ट्स तिम हेको इथे कन त्रवित तिमन जरूरत टेप ते दिन कह तो बे 10 mm तिमन या अख या 2 टेप बस युत तो बे अत मज यह कि अत मज क्या ये ओपन सर्जरी करान पेवान बोड़ चाक दिन अथव सत पेशेंट सुन अंदर यम तमिस तान तिमन अथ पेवान लागुन वुछुन तो सो यथ मज गसान हैंडलिंग वारिया कम तम किन हेकान पेशेंट वारिया अर्ली रिकवरी करित तो बे अमिस रिटर्न टू एक्टिविटीज मतलब ये वापस हेकान गसित घर वारियान जायन जन बह वन लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी यह डे केयर प्रोसीजर अम खतर पेशेंटस पेवान एडमिट ते गसुन क्या सह सुबह यवान पेशेंटस सर्जरी गसान 2-3 घंटन सह रोजान अंडर ऑब्जर्वेशन पत् सह हेकान घर गसित सो दैट इज द एडवांटेज सो बड़ बार एडवांटेज यम किन यह लेप्रोस्कोपी वारिया ज़्यादा फैले दुनियास मज बे लुको कर यह वारिया एक्सेप्ट क्या अम सत रिकवरी टाइम वारिया कम रोजान बे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एडिशंस यम वारिया कम अत मज आसान। जी बिल्कुल। दो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन यम जन तिम काफ़ी ज़्यादा कम रोजान जैसा कि आपने फरमाया, बट स्टिल हर एक सर्जरी के बाद हम देखते हैं कि कई सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत होती है। तो लेप्रोस्कोपी के बाद क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए एक पेशेंट को? प्रिकॉशनरी मेजर्स अत खास कह आसान कह बट अख चीज़ गसान पेशेंटन क्या कि मे वोन गोड़े अत मज गैस बरान एब्डोमिनस मज सह गैस ये यह पेशेंट सर्जरी खत्म गसान ये इंस्ट्रूमेंट कड़ान ओड गैस नेरान मगर कुन सात यह गैस थोड़ा अंदर रोजान अत अब्जॉर्ब करनस गसान यह गैस अंदर बरान कार्बन डाइऑक्साइड यह बॉडी नॉर्मली अब्जॉर्ब करान तो पत् गसान कम कम तथ मज कुन सात लगान टाइम तो तमिस बासान कि मे गोबर हूँ ब्लोटिंग गसान बे क्या अत मज गैस बरान इन शोल्डर पेन गसान क्या अत मज डायफ्राम सेपरेट करान छाति तो एब्डोमिनस सह हेकान इरिटेट कर क्या गैस भरित सो पेन गसान कुन सात हेकान गसित बे वॉमिटिंग नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन बट एज सच अपार्ट फ्रॉम यह गैस अब्जॉर्प्शन अम किन थोड़ा डिलेड रिकवरी गसान गैस अब्जॉर्ब करनस इट डिपेंड्स यह कुन सात पेशेंट टू पेशेंट वेरी करान कंस पेशेंटस ज़्यादा टाइम लगान कंस लगान टाइम बट ओवरऑल अत मज खास कह स्पेसिफिक प्रिकॉशंस करना कह। जी मैम, सिंस जब भी किसी की सर्जरी होती है तो कई बार हम सुनते हैं कि वह इनकी सर्जरी तो अब हमें ये नहीं खाना है बिकॉज स्टिचेस लगी हुई हैं, तो कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन या कुछ डाइट में चेंजेस लानी होती हैं आफ्टर दिस सर्जरी?
नहीं नहीं, लैप्रोस्कोपिक तो बहुत सेफ सर्जरी है। ये डाइट का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हम अपनी जो मेडिकल फील्ड में इसमें थोड़ा कम ही रोल, ये ज़्यादा आयुर्वेदिक में और यूनानी मेडिसिन में होता है कि आप ये नहीं खा सकते हैं या आपको इससे फ़ायदा। मेडिकली साइंटिफिकली तो ऐसा कुछ है नहीं, डाइट तो वो बिल्कुल नॉर्मल ले सकता है, बट इट डिपेंड्स। अगर किसी को, जैसे हम आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो हम उन पेशेंट्स की भी करते हैं जिनको थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, उसमें बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, तो उन पेशेंट्स में हम नया एक स्टमक बनाते हैं। तो इट डिपेंड्स, वो जो नया स्टमक है क्योंकि वो छोटा होता है, तो उन पेशेंट्स में थोड़ा सा हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं। पेशेंट्स को बोलते हैं थोड़ा थोड़ा खाना है आपको, जब तक ये आपका ये जो स्टमक है ये एक्लिमेटाइज हो जाए, या कुछ ऐसे डिपेंडिंग ऑन सर्टन, इट इज़ नॉट एज जनरल कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं है, बट patient to patient, surgery to surgery, some advices may be given, but overall ऐसे तो कोई ऐसे कोई प्रिकॉशन नहीं है, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। अगर इवन सक्सेस रेट कत करो अमि लेप्रोस्कोपिक टेक्निक कह सक्सेस रेट और एडवांस ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, और कौन सा एडवांस ट्रीटमेंट अभी लेप्रोस्कोपिक में है, बिकॉज वी ऑफन लिसन की रोबोटिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट, तो उस बारे में प्लीज़ रोशनी डालें। जी, जो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है इसकी सक्सेस रेट तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना कि मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स हम कर पाते हैं सारे लेप्रोस्कोपिकली। आधों में हम लैप असिस्टेड प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें हम जो आधा काम है, जैसे हमें पेशेंट को मोबिलाइज करना है या काटना है अंदर से इंटेस्टाइन, वो हम लेप्रोस्कोपिकली करते हैं। और फिर अगर कोई चीज़ हमें सपोज बॉडी में कोई सिस्ट है या कोई कैंसर है, क्योंकि मैंने बोला कि ये छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, तो इसमें से अगर हमें अंदर कोई 10 mm सिस्ट है या बड़ी सिस्ट है जिसको हम लेप्रोस्कोपिकली हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो उनमें उन कंडीशंस में हम कर सकते हैं लैप असिस्टेड। उसमें क्या करते हैं, हम एक छोटा सा इंसिजन देते हैं जहाँ से हम ये स्पेसिमेन या जो भी ट्यूमर है वो निकाल सकते हैं, और बाकी चीज़ें जो है मेन जो काम होता है वो हम लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं। अब जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें तो ये तो बहुत सालों से चल रही है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर जो मेडिसिन फील्ड है ये तो हर बार ग्रो करता रहता है, इसमें हर बार मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी डे हम कुछ नया नया करते हैं और नई नई चीज़ें हम ईजाद करते हैं। हमारा यही गोल होता है कि हम अपने पेशेंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाएं। तो जो रोबोटिक सर्जरी है वो एक इट्स वन स्टेप अहेड ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसमें ये होता है कि उसमें इंसान का जो एरर होता है वो बिल्कुल मिनिमल होता है, क्योंकि उसमें एक रोबोट होता है जिसमें वो एक मानिए एक मशीन जैसी होती है, उसमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो इंसान नहीं कर सकता। उसमें 3D विजन होता है, उसमें डेक्सटेरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो एक मानिए आप वो एडवांस प्रोसीजर है जो अभी हमारे कश्मीर में कहीं अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह हमने गवर्नमेंट से बहुत प्लीड किया है, दिल्ली वगैरह में मेन मेट्रोज में इट इज़ बीइंग डन, बट इट्स अ वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए और फिर उसका केयर। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम एक रोबोट कश्मीर में भी लाएं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, जिससे हम और ज़्यादा एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर सकें। जी बिल्कुल मैम। तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट रहती हैं जब हम सर्जरीज़ की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम लेप्रोस्कोपिक टेक्निक्स की बात करते हैं जो इससे सर्जरीज़ रहती हैं, बट स्टिल देयर आर समटाइम्स लाइक सम कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद एवरी सर्जरी। सो इस सर्जरी के बाद, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या जो पॉसिबल होने का खतरा रहता है एक पेशेंट को? जी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस तो वही होती हैं, वही कॉम्प्लिकेशन रेट होती है, यूजुअली कम ही होती है रेट, बिकॉज़ इसमें मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें हम खुद अंडर विजन करते हैं, सब कुछ जो भी हम देखते हैं वो मैग्नीफाइड होता है। तो हमारे पास अब जो लेटेस्ट लैप्रोस्कोप्स हैं उनमें 3D विजन है, उसमें हम पूरा 3 डायमेंशनल व्यू देख सकते हैं। और हमारे पास 4K कैमरास हैं, तो उनसे विजन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो
हमारी जो प्रेसिजन है वो बढ़ता है इसमें। एज सच तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन में। जैसे हम बोलते हैं कि सिर्फ हम कहते हैं कि कभी कभी जो पहले कहा जाता था कि लैप्रोस्कोपिक, क्योंकि इसमें हर कोई इंसान लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकता है, इसमें एक ट्रेनिंग होती है और एक लर्निंग कर्व होता है। जैसे अगर आपने 10 लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की तो आप मे बी 20% ट्रेन हो गए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आप जितनी आप ज़्यादा सर्जरी करेंगे तो आपका उतना ज़्यादा लर्निंग कर्व ख़त्म हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स, कॉम्प्लिकेशंस कभी जो सर्जन्स होते हैं, यंग सर्जन्स होते हैं जो नए लैप्रोस्कोपी में होते हैं, उनमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बट जैसे जैसे इंसान इस लैप्रोस्कोपी को प्रैक्टिस करता है डे टू डे लाइफ में, तो उसके स्किल्स बढ़ जाते हैं और हमें मेडिकल साइंस में कॉन्टीन्यूसली अपडेट करना पड़ता है। तो हमारे को ये कॉन्फ्रेंसेस, CMEs वगैरह, ये हमें ट्रेनिंग्स हर महीने, हर साल में एक कॉन्फ्रेंस, या डिपेंड्स आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स बहुत ज़रूरी है लैप्रोस्कोपी में। हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि दुनिया में कहाँ पहुँचे लोग, हम कैसे वो टेक्नोलॉजी यहाँ ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपग्रेडेशन करनी पड़ती है। तो मे बी जो यंग लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स हैं उनमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल जो लैप्रोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशन रेट है, इट इज़ नॉट मोर देन ओपन सर्जरी। जी मैम, व्हाट इफ़ कि अगर किसी पेशेंट को दोबारा से सर्जरी करनी पड़े, पहली सर्जरी लेप्रोस्कोपिक थ्रू हुई होगी एंड लाइक कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे या वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई होगी, तो क्या दूसरी सर्जरी हम लेप्रोस्कोपिक के थ्रू कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते मैंने, लेकिन इट डिपेंड्स, मैंने कहा ना, पेशेंट टू पेशेंट ये डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को, जैसे मैंने बोला, लैप्रोस्कोपी करने के बाद पेशेंट्स को एडिशंस होते हैं, तो उनमें जो अंदर की अंतड़ियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं, या कभी वो एब्डोमिनल वॉल पेट के साथ जुड़ जाती हैं, तो उनमें लैप्रोस्कोपिक फिर हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो बट एज सच ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि एक बार लैप्रोस्कोपी फेल हो गई तो दूसरी बार आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपी की अगर हम बात करेंगे तो वो कब हम परफॉर्म करते हैं और क्यों परफॉर्म हम करते हैं? क्या एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपी? एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपी तो वही जो मैं अभी तक बोल रही थी आपको, जो एब्डोमेन में, पेट में जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें जिनमें भी प्रॉब्लम हो, जैसे कॉमनली हम यहाँ तिलपेट की प्रॉब्लम बहुत देखते हैं, गॉल ब्लैडर की स्टोन्स हम देखते हैं, उसके लिए हम बहुत कॉमनली यूजुअली मुझे लगता है यहाँ मैक्सिमम प्रोसीजर जो होते हैं वो लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी होते हैं, गॉल ब्लैडर का रिमूवल। और अब तो लैप्रोस्कोपी, मैंने जैसे बोला कि हर किसी डिजीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं। और अब जैसे लोगों को हर्नियाज होते हैं, उनमें भी लैप्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इट इज़ एडवांटेजेस। ओपन सर्जरी से बेटर रहती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। जो भी हर्नियाज होते हैं मेल्स में होते हैं यूजुअली ज़्यादा कॉमन, बट फीमेल्स में भी होते हैं। ये मन वना जो एम्सस जो हर्निया सर्जरी तवा लैप्रोस्कोपिकली करना, तो सो वारिया असल सर्जरी, तथ मज वारिया बेनिफिट्स गसान पेशेंटस कि अमिस वारिया जल्दी हेकान ये वापस पन काम कार करित। अत मज पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कम, पेन अमिस कम गसान, सारी यम लैप्रोस्कोपिक बेनिफिट्स तिम तथ मज गसान। कुन सात हर्निया प्रीवियस का सर्जरी गमज, तम ससान यड़ हंद मसल्स दूर एमज, तिमन वना इंसिजनल हर्निया, तिम हेकान लैप्रोस्कोपिकली वारिया ईजिली करान तिम ट्रीट, यथ मज पत तमन मज जाल त्रावान अंदर यथ मेश वनान, तो तम तिमन वारिया असल रिपेयर रोजान, तिम हेकान असल पे सो डिफेक्ट तिमन गसान कवर। बेच गायनकोलॉजिकल वारिया यम डिजीज कुन सात ओवेरियन सिस्ट यूजुअली लक्टन कोरन मन या एडल्टसन मन
تِم تہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ لیپروسکوپِکلی رِموٗو کٔرِتھ بیٚیہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ چھِ وۄنۍ چھِ تیٖژاہ اٮ۪ڈوانس مطلب أسۍ چھِ وۄنۍ ییٚتہِ لیپروسکوپِکلی ہر کانٛہہ پروسیٖجر ہٮ۪کان کٔرِتھ بوتھ گاینِکالجِکل اَبڈامنل وۄنۍ چھِ أسۍ تھوریکسس منٛز تہِ ہٮ۪کان أسۍ لیپروسکوپی یُس چھٲتۍ چھِ آسان تَتھ منٛز تہِ چھِ کینٛہہ ٹیوٗمٲرٕز آسان تِمن تہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کان لیپروسکوپِکلی بایوپسی کٔرِتھ ٹرٛیٖٹ کٔرِتھ تہٕ ہر کُنہِ یُس یہِ ڈِفرنٹ ایریا چھِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان تھوریکوسکوپی یُس أسۍ یوٗٹرسس منٛز چھِ کران تَتھ چھِ أسۍ وَنان ہسٹروسکوپی تہٕ أسۍ چھِ ہٮ۪کان یوٗٹرس تہِ اگر کانٛہہ صاحبہ کَتھا کلمی بات أسۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ فٔردَر تہِ کَتھ باتھ زِ کَتھ کَتھ ایریاہَس منٛز چھِ بیٚیہِ أسۍ ہٮ۪کان اَمہِ لیپروسکوپِک ٹٮ۪کنیٖکُک فٲیدٕ تُلِتھ اَسہِ جُڑے پروگرامَس منٛز ایم کے بٹ صٲب یِم چھِ دِلہِ پٮ۪ٹھ کال کران یِہُنٛد سوال بوزو کیٛاہ چھُ ہیلو हेलो गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग एम के भट्ट साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में जी बताइए आज आपने ओपन सर्जरी लेप्रोस्कोपी और बॉडी का टॉपिक चुना बेहतरीन है जी मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे कश्मीर में ग्रेट डॉक्टर्स हुए हैं और यंग बॉय 30 years मेरा फादर इस प्रोफेशन में था he was working with Mr. greatest of कश्मीर नंबर कश्मीरी नहीं सारे वर्ल्ड का उसका नाम था डॉक्टर रिजान द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ एवर प्रोड्यूसर मास्टर ऑफ डॉक्टर रिजान they were also great doctors of Kashmir they are competitive doctors I can say that कश्मीर के डॉक्टर्स वर्ल्ड में मशहूर है एवरी साइड तो मगर मैं एक चीज़ जब ये सर्जरी हो रही है अगर सर्जरी करते ऊपर से हार्ट सर्जरी हो रही थी या लेप्रोस्कोपिक उसमें सर्जरी करके फिर 5-10 दिन में एक वो स्वेलिंग होती है उन पार्टों में मतलब जहाँ सर्जरी हो रही है लेप्रोस्कोपिक उसके लिए फिर मेडिसिन देते ही होंगे और आज रोबोट सर्जरी मैक्सिमम भी किया जाता है आउटसाइड द कंट्री या इन मद्रास उसके बारे में जो कुछ सर्जरी होती है उसकी तकलीफ बाद में जो हो रही है और कुछ स्कार्स रहते हैं उसके बारे में बहुत पेशेंटों में वो खदशात होते हैं उसके बारे में डॉक्टर साहिबा कहेगी कि उनको क्या करना चाहे हर सर्जरी के बाद द प्रिकॉशन मेजर शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली बाय द पेशेंट्स थैंक यू हेलो ये बात डिस्कस की कि कुछ क्योंकि हम इस लेप्रोस्कोपी में गैस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हैवीनेस फील होती है कॉन्स्टिपेशन ना रहे आपको कॉन्सिस्टेंट छाती खराब ना रहे क्रॉनिक कफ ना रहे तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको सर्जरी के बाद करनी है और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट का क्या स्टेटस है उसका प्री ऑप स्टेटस क्या है सर्जरी से पहले क्या स्टेटस है पेशेंट होता है उनको भी हम ये एडवाइस करते हैं उनको हम सर्जरी से पहले ये ऑप्टिमाइज़ करते हैं उनके शुगर्स ब्लड शुगर्स कंट्रोल में रहने चाहिए अगर कोई छाती का मरीज़ है उसका लंग ठीक रहना चाहिए उसमें अगर वो कोई इनहेलर्स लेता है तो हम उनको बोलते हैं कि पोस्ट ऑपी आपको ये लेने हैं ताकि आपका जो प्रेशर है वो बढ़े ना क्रॉनिक कफ ना हो डिपेंड्स कि कौन सी सर्जरी हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को प्रिकॉशंस बोलते हैं क्या क्या करनी चाहिए जी और जो मैम ये फरमा रही थी कि उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि उस एरिया में जो है स्वेलिंग होती हैं या स्कार्स रहते हैं जी स्कार्स तो मेरे ख्याल से जो है जब भी आप किसी ऑर्गन को या स्किन पे आप कोई भी कट देंगे
तो उसकी जो हीलिंग होती है उसमें थोड़ी स्कार फॉर्मेशन, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। जी। बट लैप्रोस्कोपिक में क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला कि इसमें बहुत छोटा इंसिजन होता है, तो स्कारिंग भी बहुत कम होती है इसमें एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। और जो इसमें बिकॉज जो स्कारिंग है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं, सर्जन फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम लैप्रोस्कोपिक में यही एडवांटेज है कि कॉस्मेटिकली वो स्कार्स बहुत कम होते हैं। जो इसमें हम सबसे बड़ा सुराख करते हैं वो हम अम्बलाइकस पे करते हैं। तो अम्बलाइकस का जो स्कार है वो ग्रेजुअली छुप जाता है, क्योंकि वो अब हम उस जगह डालते हैं वो पोर्ट, ताकि विद टाइम ये बिल्कुल छुप जाए, वो इंसान को नज़र नहीं आता है। और मैंने पहले भी बोला जो 5 mm स्कार्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेशन बहुत अच्छी होती है, तो स्कार फॉर्मेशन बहुत कम होती है। बट सम पेशेंट्स, जिनमें कुछ पेशेंट्स हैं जो हम ओपन सर्जरी में भी देखते हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी, ऐसा नहीं है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इन्फेक्शन नहीं होता है। कभी कभी लैप्रोस्कोपिक जो सर्जरी जहाँ से हम निकालते हैं ऑर्गन्स, उधर पोर्ट साइट इन्फेक्शन होता है, पोर्ट साइट हर्निया भी होता है, तो ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू जनरल सर्जरी, ओपन सर्जरी, इसमें बहुत ज़्यादा कम रेट्स होती हैं। और यही इसका मेन बेनिफिट है कि इसमें जो भी स्कार्स होते हैं वो हम ऐसे प्लेस करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाए, कॉस्मेसिस इसमें बहुत अच्छी रहती है। एंड व्हाट इफ कि मैम उस एरिया में स्वेलिंग हो, तो वो स्वेलिंग विद टाइम ठीक हो जाती है स्वेलिंग। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि अंदर जो अपनी बॉडी है उसका भी एक रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसके लिए पेशेंट को हम मेडिकेशन देते हैं और थोड़े ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे नॉर्मल सर्जरी में भी कभी कभी स्वेलिंग होती है, उसमें भी होती है स्वेलिंग। तो इट डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट, सर्जरी क्या की है हमने, तो विद मेडिकेशंस वो सब सबसाइड हो जाता है। जी बिल्कुल। मैम बात कर रहे थे हम एरियाज़ और कौन कौन से हैं जहाँ पे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का अहम रोल देखते हैं। मैं आपको बोल रही थी कि अपार्ट फ्रॉम, अब जैसे मैंने बोला छाती में भी हम लैप्रोस्कोपी हम करते हैं, उसको हम थोरेकोस्कोपी कहते हैं, या हम वैट्स उधर करते हैं, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें हम लैप्रोस्कोप डालते हैं चेस्ट के अंदर। अब तो यहाँ भी हम थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी हम लैप्रोस्कोपिक इस्तेमाल करते हैं। हम थायराइड भी इंस्टीट्यूट में हम कर रहे हैं, वो एक प्रोसीजर, उनमें हम थायराइडेक्टमी भी लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, उसमें भी स्कार नहीं होता है। और जैसे नोज़ की जो सर्जरी होती है, नेज़ल पॉलिप्स जो होते हैं, उसमें भी हम एंडोस्कोपिकली वो रिमूव करते हैं, जिसको हम फेस कहते हैं, वो भी एक किस्म की लैप्रोस्कोपिक ही होती है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैप्रोस्कोपिक। मैंने जैसे बोला हर किसी एरिया में इसका नाम अलग अलग होता है। जैसे नोज़ में अगर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है या ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ हम लैप्रोस्कोपी नहीं कर सकते हैं। अब ये सब डिपेंड करता है आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास क्या फैसिलिटी है, आपके पास क्या ट्रेन्ड स्टाफ है। एग्जैक्टली। बात अगर हम करते हैं लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल की, तो ये प्रोसीजर क्या रहता है और पेशेंट सिलेक्शन इसमें कैसे रहता है? जी, लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी तो यहाँ सबसे मोस्ट कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है हमारी वादी में, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ गॉल स्टोन डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इसमें ये तो हर किसी पेशेंट में हम कर सकते हैं, इसमें कोई चाहे कोई मोटा है चाहे कोई पतला है। ओनली जो मैंने आपको बोला कि इन पेशेंट्स को हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और बिकॉज़ ये सर्जरी जो होती है अंडर जनरल एनेस्थीसिया होती है, तो हम इनका एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराते हैं। तो वो एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि ये लोग, ये जो हम गैस इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे ये टॉलरेट कर सकते हैं, इनको और कोई अंडरलाइंग हार्ट, लंग या कोई भी अदर ऑर्गन जैसे किडनी, लिवर ये इन्वॉल्व तो नहीं है, तो उस हिसाब से वो उनको क्लियरेंस देते हैं। तो जो लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी है, जैसा कि मैंने बोला, ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है।
तो जो आजकल नंबर 1 प्रोसीजर और जो प्रेफर्ड प्रोसीजर है गॉल स्टोन्स का वो यही है। लेप्रोस्कोपिक जो कॉलिसिस्टेक्टमी है इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आती हैं। जो क्लासिकल लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी है वो 3 पोर्ट कॉलिसिस्टेक्टमी होती है। उसमें हम 4 सुराख करते हैं। एक सुराख हम अम्बलाइकस के पास करते हैं, नाफ के पास करते हैं, जिधर से हम ये कैमरा डालते हैं, दूरबीन डालते हैं, जिसको हम लेप्रोस्कोप कहते हैं या एंडोस्कोप कहते हैं। और बाकी 3 सुराख हम एब्डोमेन में करते हैं। जो उनमें से एक का साइज़ होता है 10 mm और 2 का साइज़ होता है 5 mm। ये क्लासिक लेप्रोस्कोप, बट इसमें भी मॉडिफिकेशंस है। कुछ लोग 2 पोर्ट भी करते हैं, उसमें 2 ही सुराख करते हैं। और दूसरा है अब जिसको हम सिल्स कहते हैं, सिंगल इंसिजन, उसमें हम एक थोड़ा सा बड़ा इंसिजन देते हैं अम्बलाइकस में, लेकिन उसमें ऐसा मतलब पोर्ट हम डालते हैं कि जिसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स 2-3 चले जाते हैं। तो हम उससे हम, क्योंकि हमें दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं लेप्रोस्कोपी में, बिल्कुल, तो उस सो इट डिपेंड्स कि आप क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, आप किस में कंफर्टेबल हैं। तो लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी तो मुझे लगता है यहाँ सबसे कॉमन प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं। इन एडिशन टू दैट, क्योंकि उसमें पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, हम हर्नियाज बहुत करते हैं यहाँ, बोथ इंग्वाइनल हर्नियाज जिनमें कंजेनाइटल भी होते हैं, और हम यही जैसे मैंने बोला पहले बच्चे 2-4 हो गए, फिर उनके बाद जब ओपन सर्जरी होती है, जब बच्चा पैदा होता है, उसकी वजह से जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो गैप कर जाती हैं, उसमें हर्निया होता है, उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं, वो भी हम लेप्रोस्कोपिकली रिपेयर करते हैं। ये कुछ कंडीशंस है जो हम कॉमनली, या यहाँ हम कैंसर्स जो हैं, कोलन कैंसर हम लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं ट्रीट, हम करते हैं यहाँ कश्मीर में। गैस्ट्रिक कैंसर, हर कोई कैंसर जो है, मैंने कहा ना लेप्रोस्कोपी हम हर किसी ऑर्गन में कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। जी बिल्कुल। प्रोग्राम में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, ये कर्नाटका से कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? मेरा नाम मोहम्मद रफूक है। जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा को? हाँ डॉक्टर साहब, ये पूछना है कि हमारे पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, जैसे उसको कुछ सर्जरी हुई थी। जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर से अपना सवाल जो है रिपीट कीजिए, बिकॉज आपकी आवाज़ जो है हम तक क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, हमारे मिसेस का जी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी। कौन सी सर्जरी हुई थी लेप्रोस्कोपिक? वो गॉल ब्लैडर निकाले। ओके, ठीक। तो उसके बावजूद भी जो है पेट का दर्द रहता है हमेशा। क्या रहता है? और पेट दर्द। अच्छा। और लूज मोशन होते हैं बार बार। अच्छा, कब कितना टाइम हो गया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किए हुए? तो 1 साल हो गया। हाँ जी, 1 साल। 1 साल हो गया, मगर शिकायत है जब 1 साल हो गया। जी, इनका सवाल मैंने सुन लिया। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद ये कह रहे हैं पेट दर्द होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उस जो हम गॉल ब्लैडर के लिए करते हैं, उसका एम होता है कि जो तकलीफ़ गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से होती है वो उससे दूर हो जाती है। लेकिन जो पेट में है, गॉल ब्लैडर के अलावा बहुत सारे अदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक होता है, पैंक्रियास होता है, इंटेस्टाइन्स होते हैं, तो वो भी एक कॉज हो सकती हैं एब्डोमिनल पेन की। आप हर किसी पेन को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये गॉल ब्लैडर की वजह से था और जब हमने निकाला तो ये पेन क्यों परसिस्ट हो रहा है। तो मेरा मशवरा इनसे यही है कि आप इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराइए, कुछ टेस्ट वेस्ट इनको करने पड़ेंगे जिससे हम बाकी ऑर्गन्स जो हैं जैसे स्टमक है, पैंक्रियास है, इंटेस्टाइन्स है, इनसे हम रूल आउट करेंगे कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि यूजुअली ये बहुत एक कॉमन यहाँ मिथ है कि जब भी कोई सर्जरी के बाद कुछ भी हो जाता है पेशेंट को, तो पेशेंट कहता है ये जी हमारे को सर्जरी के बाद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार रिलेटेड होता है सर्जरी से, बट
मोस्ट कॉमनली ये अनरिलेटेड होता है सर्जरी। यहाँ लोग सब अट्रीब्यूट करते हैं कि सर्जरी से पहले ये नहीं था, सर्जरी के बाद ये होने लगा। तो मेरा मशवरा इनसे यही है कि ये एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। इनके जो बाकी ऑर्गन्स है, एक अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ये कर सकते हैं, अगर इनको पेट दर्द होता है, या एंडोस्कोपी कर सकते हैं कि बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि एक साल हो गया है सर्जरी का। इमीडिएटली तो आप थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा कि इसमें थोड़ी पेन होती है जो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो सकती है, बट एक साल तक अगर इनको पेन हो रहा है तो इनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है, एक डॉक्टर साहब के पास जाना है, वो कुछ टेस्ट करेंगे तो वो इनका इलाज कर सकते हैं। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि इनको लूज मोशन हो रहा है, तो लूज मोशन का भी ये होता है, इससे थोड़ा मोटिलिटी फ़र्क होता है इससे गॉल ब्लैडर से। बट अगर इनको एक साल से हो रहा है तो इसका मतलब है कि इनके इंटेस्टाइन्स में भी हो सकता है इन्फेक्शन हो या कोई और चीज़ हो जी। तो वो रूल आउट इनको करना है, इनको डॉक्टर साहब के पास जाना है, तो वो किसी सर्जन डॉक्टर साहब के पास, तो वो इवेलुएट करेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने फरमाया लाइक वाइड एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें लेप्रोस्कोपिक टेक्निक काफ़ी फ़ायदेमंद है, और आपने कैंसर्स के हवाले से बात की, कॉलन गैस्ट्रिक कैंसर जो हम इससे ट्रीट करते हैं, तो क्या प्रोसीजर रहता है इसका और आउटकम क्या है इन सर्जरीज़ का जब हम कैंसर्स में इस सर्जरी की रोल की बात करते हैं? जी, हमने देखा है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ इक्वलेंट टू, अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके, इट इज़ मोर सुपीरियर। कुछ सेंटर्स में तो कहते हैं, कुछ एरियाज़ में इट इज़ मोर मोर फेवरेबल दैन ओपन सर्जरी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इसमें हमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन होती है, इंस्ट्रूमेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, और जो लैप्रोस्कोपिक जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे पास इसमें लैप्रोस्कोपी में सीजर्स होती हैं, कोगुलेशन डिवाइसेस होती हैं, तो वो बेटर, वो बहुत एडवांस्ड मोडालिटीज़ होती हैं जिनसे हम ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। हम इनमें क्लिप्स लगा सकते हैं जो हम ओपन सर्जरी से नॉर्मली जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हम उसमें थ्रेड लगाते हैं, नॉट्स लगाते हैं, इसमें हम सर्जिकल क्लिप्स लगाते हैं, तो वो मोर सिक्योर होते हैं। तो और जो मेन एडवांटेज यही होता है कि इसमें जो ये है रिकवरी होती है, बहुत जल्दी होती है, टिश्यू हैंडलिंग इसमें बहुत कम होती है, और जो डायरेक्ट आप जो भी कर रहे हैं आप डायरेक्ट विजन में कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट हमारे पास जो लैप्रोस्कोप्स हैं, मैंने कहा 3D लैप्रोस्कोप्स हैं, हमारे पास 4K लैप्रोस्कोप्स है। जैसे इन अब्डोमिनल सर्जरीज़ में मैं बात करूँगी कोलन सर्जरीज़ में, उसमें हमें एक खदशा होता है कि यूरेटर जो पेशाब की नाली है कभी कभी वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और हम गलती से उसको भी काट लेते हैं। तो जो जदीद लैप्रोस्कोप्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास फैसिलिटी के हैं, हम प्री ऑप उन यूरेटर्स को देख सकते हैं। जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो वो उनमें एक डाइट देते हैं या स्टेंट डालते हैं, वो फ्लोरेसेंट होते हैं। तो हम जब इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं इन पेशेंट्स में, इन मशीनों में, तो हम पहले से ही देख पाते हैं कि ये कहाँ से यूरेटर चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एडवांसेस हैं, जो रिसेंट एडवांसेस हैं। वैसे ही जो लिम्फ नोड्स हैं उनका रिट्रीवल बहुत अच्छा होता है। और हम लैप्रोस्कोपी में, वो तो हम खैर ओपन में भी करते हैं, हम स्टेपलर्स यूज़ करते हैं। तो कुछ स्टेपलर्स होते हैं जो काटते भी हैं और सील भी करते हैं, उनको हम कटिंग एंड सीलिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये भी एक एडवांस, वो तो हम ओपन में भी करते हैं, बट बिकॉज लैप्रोस्कोपी में हम एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, जो ओपन सर्जरी में जब हम करते हैं हमें पेशेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में लिटाना पड़ता है, फिर 2 आदमी उसको खींच रहे होते हैं, रिट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फिर हम कहीं जैसे डिफ़िकल्ट एरिया जो होते हैं पेल्विस में या रेट्रोपेरिटोनियम में, उधर विजुअलाइजेशन जो होती है ओपन सर्जरी में वो बहुत कम होती है। लेकिन लैप्रोस्कोपी में वो एरियाज एडवांटेजेस होते हैं, तो उनमें हम लैप्रोस्कोपिकली बेटर विजन होता है। और अगर ये जैसे मैं बोल रही हूँ रोबोट होता है, जो पेल्विक सर्जरीज होती हैं, जब ओपन सर्जरी करते हैं तो इंसान का हाथ उधर नहीं पहुँचता है, डिपेंड करता है आप मेल पेल्विस हो फीमेल पेल्विस हो, उसमें अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो रोबोट्स जो होते हैं जो एडवांस लैप्रोस्कोपी, उसमें वो बायस कम हो जाता है, तो उनके जो हाथ है, हमारे हाथ नीचे नहीं चलते हैं, लेकिन रोबोट का वो मसला नहीं होता है, उसमें
360 डिग्री रोटेशन होती है, Exactly. तो दैट इज़ वेरी वेरी एडवांटेजेस। जैसे प्रोस्टैटिक सीए या पेल्विक जो हम रेक्टल सीए है जो जी। हम रोबोटिकली करते हैं लेप्रोस्कोपिकली, उसमें लेप्रोस्कोपी का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। जी बिल्कुल। तो कैंसर्स में अक्सर हमने सुना है स्टेजिंग, सो आर देयर सम स्टेजिंग फॉर द कोलन एंड गैस्ट्रिक कैंसर्स Yeah, there एज is वेल? definitely, जैसे मैंने बोला, one of the uses of laparoscopic is in staging of cancers. ओके। So usually अगर हमारे पास कोई कैंसर होता है हम उसको क्लिनिकली भी देखते हैं, और जी। दूसरा हमारे पास मोडालिटी होती है सीटी स्कैन और या एमआरआई, Exactly. ठीक है, या पेट स्कैन। तो जो लैप्रोस्कोपिक होती है उसमें हमें लेकिन जो सीटी स्कैन होता है या एमआरआई होता है वो रियल पिक्चर नहीं होती है, वो तो इमेज बनाई होती है बिल्कुल। उन्होंने। तो जब हम इन पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी, कभी कभी हमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे लगते हैं, कहीं हमें सपोज ग्रोथ होती है, हमें लगता है ये हम इजीली हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं, हम इसकी स्टेजिंग करते हैं, हमें वहाँ एक डिफरेंट मंजर नज़र आता है। हमें लगता है कि ये तो हम काट नहीं सकते क्योंकि ये बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच हुआ है, Exactly. या अगर हम इसको काटेंगे तो दूसरे ऑर्गन को नुकसान पहुंच सकता है। वो हम जो विजुअल हमारा जो ओपिनियन होता है, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज होती है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। स्टेजिंग में हम कर पाते हैं स्टेजिंग कुछ, और हम ये भी देख पाते हैं कुछ डिजीज़ होते हैं जो सीटी पे तो लगता है कि हम इनको ऑपरेबल हैं, ये क्योरेबल है, लेकिन जब हम लैप्रोस्कोपी उनमें करते हैं, डायग्नोस्टिक स्टेजिंग करते हैं, वो हमें लगता है कि नहीं, ये हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, हम डीबल्क कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते हैं। तो उसमें डेफिनेटली एक ये डायग्नोस्टिक मोडालिटी है स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी, ये इसका एक बहुत अहम रोल है इन कैंसर्स में। बिल्कुल। और सर्जरीज की अगर हम बात करें तो किस स्टेजिंग तक कैंसर्स में हम सर्जरी कर सकते हैं? जी, आजकल तो अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि जो कैंसर्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा एवरी डे वो चेंज होता रहता है। कभी कभी हमें क्या लगता है कि अगर कोई ट्यूमर होता है वो फैल गया होता है, ऑर्गन से बाहर हो गया होता है, रेक्टम में होता है, कोलन में होता है, तो उनमें आप डे बाय डे प्रोटोकॉल्स चेंज होते हैं। उनमें हम पहले क्या करते हैं, पहले तो हम सर्जरी ही एक ऑप्शन था, अब तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, जब हमें जो नए नए प्रोटोकॉल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर्म होते हैं, जो रिसर्चेस होती हैं, कुछ कैंसर्स में हम अगर हमें लगता है कि ये हम निकाल नहीं सकते हैं, उनमें हम पहले रेडियोथेरेपी देते हैं या कीमो देते हैं, उससे वो ट्यूमर श्रिंक हो जाता है, तो फिर वो एक्सेसिबल होता है सर्जिकली, तो उसको हम सर्जिकली फिर निकाल सकते हैं। तो जो ये कैंसर की है, ऐसा मुझे तो लगता है कि जो भी क्योरेबल कैंसर है वो हम लैप्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन ओपन एंड लैप्रोस्कोपी, बट सिर्फ यही देखना है कि हम अगर ये सर्जरी कैंसर निकालते हैं तो ये क्या क्यूरेटिव रिसेक्शन होगा कि पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा, कि इसमें ये डिजीज़ जो माइक्रोमेटास्टेसिस है वो रहेगी, या हम नहीं कर पाते। कुछ केसेस में कैंसर्स इतने स्प्रेड हो गए होते हैं कि हम चाहें भी उनको निकालना, लेकिन निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करते हैं, या ऐसी जगह होते हैं जहां हम उनको निकाल नहीं सकते। तो उन केसेस में हम पैलिएटिव करते हैं, उनमें हम जितना कोशिश हो सकता है ट्यूमर का वो निकालते हैं, ताकि पेशेंट की लाइफ बेटर हो। अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें हम स्टोमा बनाते हैं या स्टेंट डालते हैं, जिससे उसकी जो लाइफ थोड़ी सी मैं बोले बेटर हो जाती है। क्योर तो नहीं कह सकते हैं, जो एंड स्टेज डिजीज़ होते हैं, मेटास्टैटिक डिजीज़ है, बट पैलिएटिव सर्जरी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस इन केस ऑफ एडवांस कैंसर्स। जी मैम, और अगर हम इस सर्जरीज की बेनिफिट्स की बात करेंगे, और अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनली ओपन सर्जरी जो हमारी रहती थी, तो अभी और क्या क्या बेनिफिट्स हम इस सर्जरी में देखते हैं?
जी, मैंने ये बोला बेनिफिट तो यही है कि एक तो पेशेंट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर होता है, कॉस्मेटिकली उसको स्कारिंग कम हो जाती है। वो अगर ओपन सर्जरी में 10 दिन लगते हैं ठीक करने में, इसमें 2 ही दिन लगते हैं। तो और जो है कंप्लीट, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो अंडर प्रॉपर विजन मैग्नीफाइड इमेज होती है, तो हमारा जो भी सर्जरी होती है वो मोर एक्यूरेट होती है। आप आराम से उन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, उनको डील कर सकते हैं। और जो मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा, जो एडवांसमेंट्स हैं लैप्रोस्कोपिकली, जैसे हमारे पास ब्लड ब्लीडिंग का कंट्रोल जो है, कोगुलेशन है या मोली क्लिप्स हैं, तो वो एडवांस्ड हैं देन ओपन सर्जरी। जी, और जैसे कि आपने फरमाया कि नॉट ओनली कि जो हमारे सेक्टर्स हैं बट गायनिकोलॉजिकल सेक्टर्स जो है हमारा, उसमें लेप्रोस्कोपी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो गायनिकोलॉजी में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है या कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ हम देखते हैं कि लेप्रोस्कोपी जैसा मैंने पहले बोला, गायनिकोलॉजिकल सर्जरी में भी लेप्रोस्कोपी का एक बड़ा ग्रोथ हो रहा है। हर कोई चीज़ अब लेप्रोस्कोपिकली, पहले तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम यूट्रस निकाल सकते हैं क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको हम लेप्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं। लेकिन अब TLH हम करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपिक वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, उसमें हम यूट्रस निकालते हैं और फिर वजाइनली उसको बाहर निकालते हैं, एब्डोमिनली नहीं वजाइनली निकालते हैं। बड़े बड़े यूट्राइन सिस्ट्स होते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनको भी हम लेप्रोस्कोपिकली हम उनको रिमूव कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स होते हैं जिनको कंसीव नहीं होता है, उनमें भी ये डायग्नोस्टिक लैब और डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो लैब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मोडालिटी है। इसमें हम रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई ब्लॉक तो नहीं है ट्यूब्स में, या कोई और प्रॉब्लम अनोमली तो नहीं है, यूट्रस की पोजीशन ठीक है, ओवरीज का कैसा है। तो ये सब चीज़ें हम लेप्रोस्कोपिकली हम देख सकते हैं। और गायनिकोलॉजिकली भी अब हम कैंसर जो हैं, यूट्राइन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, उसमें भी हम लेप्रोस्कोपी, जैसे हम जैसे हम अब्डोमिनल कैंसर्स में लेप्रोस्कोपी का रोल बढ़ रहा है, वैसे गायनिकोलॉजिकल सर्जरीज में भी, गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स में भी लेप्रोस्कोपी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी, एज फैक्टर की अगर हम बात करें तो अगर इन केस किसी बच्चे को सर्जरी करनी पड़ी तो कोई एज फैक्टर है कि बच्चों में हम किस एज से कर सकते हैं ये सर्जरी? बच्चों का जो एब्डोमेन होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसमें जो हम लेप्रोस्कोपी करते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूरत होते हैं, तो उसको हम पीडियाट्रिक स्कोप्स करते हैं यूज। जो बड़े के लिए लेप्रोस्कोप होता है, जो बड़े की लेंथ होती है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा होती है, तो डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, तो पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपी इज़ ऑल्सो डन, बट दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उनकी लेंथ छोटी होती है, उनका डायमीटर छोटा होता है, क्योंकि बच्चे का एब्डोमेन छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट एब्डोमेन। सो उस हिसाब से देयर इज़ डेफिनेटली लिमिटिंग फैक्टर। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट्स बड़े इंसान में कर सकते हैं यूज़, वो हम बच्चों में नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी लेंथ अलग होती है, उनका डायमीटर अलग होता है, तो यही एक डिफरेंस है। बाकी तो लेप्रोस्कोपिकली उनमें भी सब चीज़ें हम कर सकते हैं। और बच्चों में अगर हम हीलिंग और रिकवरी की बात करते हैं तो हीलिंग कितने टाइम तक हो जाती है जो वॉन्ड रहता है? और बच्चों में तो ज़्यादा बेटर है लेप्रोस्कोपी, वो तो बच्चा बैठता नहीं है। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गया उसको, अगर ओपन सर्जरी होगी उसको 4 दिन बैठना है, लेप्रोस्कोपिक में 1 ही दिन बैठना है। तो अगेन इसमें भी वही मैंने कहा कि जो है बेनिफिट्स जो हैं एडल्ट्स में, वही चिल्ड्रन में भी लेप्रोस्कोपी की बेनिफिट्स हैं। तो इट इज़ जस्ट अनदर वर्जन ऑफ अडल्ट लेप्रोस्कोपी। इसमें जो उसमें फ़ायदे हैं वही इसमें भी फ़ायदे। मैम, बिफोर वी वाइंड अप द प्रोग्राम, हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस और हमें एक जनरल मैसेज दें रिगार्डिंग द लेप्रोस्कोपिक टेक्निक्स दैट वी हैव अवेलेबल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज दैट वी आर करंटली डूइंग। जी, मेरा ये मैसेज यही रहेगा जनरल पब्लिक को कि लेप्रोस्कोपिक फैसिलिटीज़ हर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और लोगों को प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटी में और प्रॉपर ट्रेंड सर्जन्स के पास लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी चाहिए। दैट शुड बी देयर फर्स्ट प्रेफरेंस।
और जो ये कॉमन मिथ है, जैसे मेरे को बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो कहते हैं कि हम जी गॉल ब्लैडर की सर्जरी नहीं कराएंगे लैप्रोस्कोपिकली, क्या इसके अच्छे रोज़ा मूल अति। मैं ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी पूरा गॉल ब्लैडर निकाला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आधा ही गॉल ब्लैडर निकाला जाता है। इट इज़ मोर साइंटिफिकली मोर एक्यूरेट, इट इज़ साइंटिफिकली मोर सक्सेस रेट इसकी ज़्यादा अच्छी है एंड इट इज़ गुड फॉर द पेशेंट। सो पेशेंट्स को ये अप्रहेंशंस की लैप्रोस्कोपी नहीं करेंगे, हमें पता नहीं है कैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी वादी में बहुत सारे क्वालिफाइड लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स हैं और मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लैप्रोस्कोपी अवेलेबल है एंड पेशेंट्स को जाना चाहिए और उसका बेनिफिट। थैंक यू सो मच मैम। बहरहाल प्रोग्राम को वक्त सब दिवान तुहद सठा सठा शुक्रिया। शुक्रिया सो दावत कबूल करने बापत, आज योर तशरीफ आने बापत, तो ये जरूर जानकारी इस साने नाजरीन ताम वातान बापत तुहद सठा सठा शुक्रिया। नाजरीन तुहद सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वचने बापत, ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत। इंशाल्लाह इन सब्द बे मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमान सत, तो तन ताम थो पे सेहतु ख्याल तुथ इस खुदा सवाल।